दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज पुनः आपसे एक बार फिर रूबरू होने का मौका मिला है। दोस्तों समय की अव्यवस्था रहती है, इस कारण में आपसे हम लोग मुलाकात या कोई भी आपसे किसी प्रकार की कोई हम लोग वार्तालाप नहीं कर पाते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम तो पहले तो दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके उत्तम स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर और सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित राज्यों के जो नागरिक हैं उन सबको हमारी माता लक्ष्मी धन धन से परिपूर्ण करें। उनका स्वास्थ्य और उनके भविष्य की अच्छी अच्छी कल्पनाओं सहित और अच्छी अच्छी चीज़ें हों उनके जीवन में, सदैव अपने विकास के पथ पर अग्रसर रहें और नए आयामों को गढ़ते रहें। दोस्तों लगातार राजनीतिक घटनाक्रम में बढ़ता हुआ जा रहा है और ये मानिए 2022 के विधानसभा चुनाव में जब ये मानिएगा आचार संहिता लागू हो जाएगी और कहीं हद तक ये मानिएगा आप कि मार्च अप्रैल और मई में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुकेगा। मैं आपको बताऊं आज की वर्तमान सरकार जिस प्रकार 403 विधानसभा क्षेत्रों में 325 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्तारूढ़ हैं। अब जो चुनाव होगा 2022 में ये मानिएगा समस्त राजनीतिक दल अपने अपने झंडा दरबारों के साथ मैदान में होंगे और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2022 का विधानसभा चुनाव प्रदेश का चुनाव होगा, लेकिन यहाँ से जो पटकथा लिखी जाएगी वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लिखी जाएगी। ये मानिएगा एक कहावत भी चरितार्थ है कि उत्तर प्रदेश को जो जीतेगा वो सीधे लोकसभा चुनाव में और सत्ता की कुर्सी यानी कि भारत सरकार और केंद्र की सत्ताओं पर जाकर प्रभावित होता है। आज मैं बताऊं उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा चुनाव का हाल। अगर आप देखेंगे बुंदेलखंड से लेके पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड की जो विधानसभाएं क्षेत्र आते हैं उसमें जिस प्रकार वर्तमान की सत्ताओं ने ये मानिएगा 2017 को जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था खासकर सरकार का, योगी सरकार का, और आज हम लोग 21 के पायदान पर खड़े हुए हैं और 22 में इलेक्शन होना है। यहाँ पर सेकंड नंबर की पार्टी जो है आप मानेंगे जो सबसे बढ़िया तरीके से फाइट कर रही है वो है समाजवादी पार्टी और उसके घटक दल। जब 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे तो जनता जनार्दन का जो चुनाव का पैटर्न होगा वो इस बार बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि लगातार ये मानिए 2020 का जो कोरोना कालखंड का समय था, चाहे 2021 का कोरोना कालखंड रहा हो, उन कोरोना कालखंडों में एक चीज़ आपको मानने को मिलेगी कि सत्ताओं ने लगातार अपने हिसाब से मॉनिटरिंग करी, अपने हिसाब से कामों को किया, लेकिन कई हद तक उसमें जनता जनार्दन को जो सहयोग या जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ये चीज़ें अपने आम में बहुत ही गड़बड़ नहीं है। मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल की 6 यानी कि 6 जिले आते हैं कानपुर कमिश्नरी में, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद। यहाँ की जो जन समस्याएं रही हैं प्रदेश सरकार के अगुवाकारों ने उन समस्याओं के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर ये मानिएगा 75 जनपद, 18 मंडल कमिश्नरी के जो इलाके रहे हैं खासकर कोरोना से प्रभावित रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, वहाँ के जो सीओ रहे हैं, वहाँ की जो जिलाधिकारी रहे हैं या जो भी प्रशासनिक अमला रहा है, उसने जो कोरोना के मृतकों का गणना थी उन गणनाओं में इतने बड़े पैमाने पर हेर फेर हुई है जिसको हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रशासन और सत्ता पक्ष का दबाव इतना था कि जो भी मौतें हों उनका सही आकलन सरकार को ना दिया जाए। इसके पीछे एक कारण ये था कि जिलाधिकारी और जो कानपुर या अन्य जनपदों के हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे हैं उन पर दबाव था सत्ता पक्ष का कि आप कम से कम आंकड़े सरकार को भेजें। देखिए हमारा एक मानना है सत्ताएं जो भी लोकतांत्रिक ढंग से या जनता जनार्दन के माध्यम से चुनी जाती हैं उन सत्ताओं को चाहिए कि राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्थापिका को प्रसारित करें, क्योंकि आम जनमानस जब वोट डाल के आता है तो ये अपनी आज़ादी को सुनिश्चित करता है कि जिस सरकार को एक बहुत बड़ा जनादेश जनता ने दिया है, जब वो सरकार सत्ता और शपथ ग्रहण को करती है उन विभाग के मंत्री को ये उनका एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम कितने बड़े पैमाने पर देश के युवाओं के लिए, राज्यों के युवाओं के लिए सृजन करेंगे।
आज देश की स्थिति ऐसी है, आप मानिएगा, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो वर्तमान की सत्ता है वो तो अपने आप को इतना बढ़ चढ़ कर दिखाती है, और जो तत्कालिक आज की जो मीडिया संस्थान हैं उनको मैं किन शब्दों में कहूं कि वो सत्ता दल का कितना बड़े पैमाने पर उनका महिमा मंडित करते हैं। ये लोकतंत्र के अच्छे संदेश नहीं है। मीडिया का काम है सरकार से प्रश्न पूछना, जनता जनार्दन के बीच जो मूलभूत सुविधाओं की बहुत बड़े पैमाने पर कमी आ रही है उनके खिलाफ उन चीज़ों को, यानी कि कोई भी मूलभूत मुद्दा है जनता अगर उठाती है तो एक पत्रकारिता ही एक ऐसा मध्यस्थता है जिसके माध्यम से वहाँ के जिलाधिकारी या शासन और प्रशासन को अवगत कराते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आजकल खुलकर इस चीज़ को कि हम सदैव ये कहते हैं मीडिया संस्थानों से कि आप अपने संस्थान के लिए जो भी आपका बजट टारगेट होता है उसको करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जनता का मुद्दाओं को आप जरूर उठाइए, क्योंकि जनता के सवालों को अगर आप सत्ता पक्ष से नहीं पूछेंगे तो मीडिया संस्थान का कोई रोल नहीं रह जाता है। एक बहुत अच्छा शेर किसी ने कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, हर अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, सरकार भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा है। इस शेर को चरितार्थ करते हुए हम उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के अंदर एक ऐसी शासन व्यवस्थाओं के प्रति ये कहना चाहते हैं सत्ता पक्ष के हुक्मरानों से कि आप सत्ता के पक्ष में इतने मदांध ना होने जाइए कि आप जनता को ही भूल जाएं कि जिस जनता ने आपको जनादेश दिया, हर विधानसभा क्षेत्रों में, हर लोकसभा क्षेत्रों में दिया, और इतना बड़ा जनमत दिया कि आप आज फुल मेजॉरिटी के साथ सत्ता में हैं, लेकिन जनता का कहाँ पर आपने फायदा कराया। पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, रसोई गैस हो उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। देश के अंदर आज जो बड़े पैमाने पर युवा है वो कितना भ्रमित है हम शब्दों में बता नहीं सकते हैं। आप कहने को कहेंगे कि हमने भारत को 5 मिलियन 5 ट्रिलियन यहाँ की जीडीपी को बनाना चाहते हैं। इस देश के अंदर हमने नए नए रोजगारों को सृजन किया। वो रोजगार कहाँ दिखते हैं? वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखते हैं। आप किसी भी जिले के अंदर, जिला मुख्यालय या विकासखंड से आप 50 किलोमीटर गांव के अंदर जाइए, वहाँ की स्थितियाँ इतनी दयनीय हैं जिनको हम शब्दों में बता नहीं सकते हैं। आज इस देश का माहौल ऐसा है जहाँ पर हिंदू मुसलमान का एक ऐसा जहर घोला गया है, इस सरकार ने घोल रखा है। देखिए, इसको कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि 2014 के बाद जब सरकारें सत्ता में आईं तो उन्होंने विकास का पैमाना बहुत छोटा कर दिया। वो कहते थे ना कि ये बेच रहे हैं देश को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। अरे भाई, हम लगातार ये कहते हैं अपने मुद्दों में कि आप एक ऐसी सत्ता पर बैठे हैं जो कांटों का ताज है, लेकिन आप अपनी, इसको बोल सकते हैं कि आप अपने आप में इतना मदांध हैं कि आपको कोई चीज़ दिखती नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी अगर सरकार के प्रति वो उसकी असहमति का हाथ उठा सकता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपके खिलाफ जो सत्ता में बोलता है आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे वो परेशान हो जाए और आपके खिलाफ बोलना छोड़ दे। देखिए, लोकतंत्र सदैव जीवित रहेगा, ये मानिएगा। आप तात्कालिक स्थितियों में सत्ताओं के दबाव में या आप अपने, इसको बोल सकते हैं, घमंड में इतना चूर हैं। एक बहुत अच्छा शेर किसी ने कहा है कि जो डलहौजी ना कर पाया, जो डलहौजी ना कर पाया वही हुक्मरान कर देंगे, कमीशन दे के देखो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये बिल्कुल सही चरितार्थ है। डॉक्टर अदम गौनवी साहब ने एक चीज़ कही थी कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों को, इस देश के बड़े बड़े सत्ता दलों से जो बैठते हैं, उनको चाहिए कि भारत देश एक ऐसे ग्रामीणचल क्षेत्रों से निकला हुआ युवा जो हिंदुस्तान की इबारत और इमारत दिखता है, उसको जब तक आप उसके रोजगार का सृजन या उसके नौकरी का सृजन नहीं करेंगे तब तक हमारा भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। ये कहने में कभी कभी बहुत दुख होता है
कि हम आज एक युवा हैं। बहुत बड़े पैमाने पर भारत और राज्यों के अंदर जितनी भी संस्थान हैं, आप रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट को देते हैं कि हमारे देश के अंदर, राज्यों के अंदर ये विभाग हैं, उनमें नौकरी के आप आदेश निकालते हैं, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर नौकरी मिलती है। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में 75 जनपदों में आज का जो युवाओं से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि हम पढ़ लिख के करें भी तो क्या करें, क्योंकि जिस प्रकार भारत सरकार निजीकरण की वकालत करती है, आने वाले समय में बच्चे, हमारे जो थोड़े बहुत बच्चे राज्य सरकारों में भारत सरकार की नियुक्ति पाते थे, सरकार ने उस पर लगाम लगा दिया है। देखिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है। 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण तत्कालीन सरकारों ने किया। उनकी जो तात्कालिक स्थितियां उसमें होंगी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस देश को चलाया और इस देश का जो एक ऐसा धार्मिक संगठन और एक ऐसी यहाँ की जिसको बोल सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा था, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार, उस नारे को हमेशा प्रस्थापित किया। लेकिन आप लोग आज बहुत बड़े पैमाने पर धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, लोकतंत्र के अच्छे संकेत नहीं हैं। आप लोग से सब इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे युवाओं का भविष्य आपके विवेक पर निर्भर करता है। एक ऐसे विवेक का सहारा लीजिए जिससे नवयुवकों को नौकरी सृजन हो, और जो रोजगार स्टार्टअप करना चाहते हैं, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से उनको जो भी सरकारी अनुदान मिले उनको कराइए, क्योंकि अगर आप उनको नौकरी, उनको रोजगार नहीं देंगे तो इस देश का कुछ भी होने वाला नहीं है। हो सकता है हमारी कुछ बातें आपको लगता हुआ ये सत्ता पक्ष के विरोध में बोला है। मेरा किसी भी सत्ता पक्ष से या कोई भी राजनीतिक दल से मैं संबंधित व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा इतना मानना है कि अच्छा शासक वही होता है जहाँ पर नवयुवकों को, उनको अंदर लगे नहीं कि जिसको हमने नेतृत्व किया है, जो प्रधानमंत्री, राज्यों का मुख्यमंत्री है, वो युवाओं को कितने बड़े पैमाने पर सही जानता है और विकास के पथ पर कितना आकर्षित करता है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं से विराम देता हूँ और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपका मैं छोटा भाई या आपका मित्र के माध्यम से हो सकता है कि आपकी भावनाएं कहीं आहत हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।